नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए यहाँ पर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो आपके आने वाले जो आपका पेपर है द्वंद्व दरोगा का, उसके लिए आपको काफ़ी जो है बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जल्दी से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे प्रश्न मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो यह एक प्रकार की आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो आप इसको जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो जैसा आपका ऊपर प्रश्न में दिया गया था, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। इसकी जो है आप इक्वेशन देख सकते हैं, CaO जो आपका है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से कुछ मात्रा में आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपको अब पता लग चुका होगा कि संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो आज जो आपके टोटल 10 प्रश्नों को लिया गया है, तो 10 में से आपके टोटल कितने सही हुए कमेंट कर कर जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप जो है ध्यान में रखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, किसी अभिक्रिया में जब एक अभिकारक उपचयित व दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपको जो है बात ध्यान में रखनी है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CuO है इसका अपचयन हो रहा है। तो अपचयन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और जबकि आपका H2 है इसका उपचयन हो रहा है, क्योंकि H2 के साथ देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना H2O बना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसलिए इसको उपचयन कहा जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको कहा जाता है कि वहाँ पर अपचयन हो रहा है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है कि NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब आपको समझना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब अम्ल व क्षार मिलकर लवण व जल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है इसमें अम्ल व क्षार मिलकर लवण व जल का निर्माण करते हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कैसे मापते हैं? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीएच स्केल से। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। और पीएच स्केल के बारे में जो आपको बातें ध्यान में रखनी है वो है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो रीडिंग शुरू होती है वह 0 से शुरू होती है और जो लास्ट रीडिंग होती है वो होती है 14। फिर आगे जो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना कम होगा। यानी जिसमें हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता अधिक होगी उसका पीएच मान कम होगा और ऐसे पदार्थ आपके जो हैं वो एसिटिक यानी जो आपके अम्लीय पदार्थ होते हैं वह होते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7। जैसे कि आपका हो गया वाटर, इसका जो पीएच वैल्यू होती है वह होती है 7। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एक्वा रेजिया है यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का उदाहरण है यानी मिश्रण है। फिर आगे आपको जो इसके बारे में याद रखना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। एक्वा रेजिया में अगर पूछा जाए कि किस रेशियो में होता है तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो इसमें जो 3 रेशियो होता है वो तो आपका HCl होता है और एक जो रेशियो होता है वो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल का और इन दोनों के मिश्रण को ही एक्वा रेजिया कहा जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है सक्रियता श्रेणी में कौन सी धातु सबसे ऊपर होगी? और आपका सही जवाब होगा ये है आपका ऑप्शन सी, पोटेशियम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सक्रियता श्रेणी है इसमें जो सबसे धातु जो ऊपर होगी वह होगी पोटेशियम और पोटेशियम के बाद जो दूसरे नंबर पर रहती है वो होती है आपकी सोडियम। और जो सक्रियता श्रेणी है इसके बारे में आपको जो बात ध्यान में रखनी है आप देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये आपकी जो है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है हमारे शरीर की पीएच रेंज, किस रेंज में हमारा शरीर जो है पीएच रेंज के बीच हमारा शरीर कार्य करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो पीएच रेंज होती है जिसमें वह काम करता है वो होती है 7.0 से 7.8 पीएच वैल्यू के बीच हमारा शरीर काम करता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है गैल्वनीकरण में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉप सॉरी ऑप्शन ए नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गैल्वनीकरण होता है इसमें जो है आपका जो लोहा होता है इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इससे क्या होता है कि जो उसका संक्षारण होता है जो उस पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है वह रुक जाती है। तो इसीलिए इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है सोल्डर बनाने में किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीसा व टिन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोल्डरिंग मटेरियल होता है उसको बनाने के लिए आपका सीसा व टिन धातु का उपयोग किया जाता है।
फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन एरोसोल के उदाहरण हैं? और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो जो बादल, धुआं और जो कोहरा है, ये तीनों के तीनों आपके एरोसोल के उदाहरण हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये तीनों उदाहरण है ये सारे आपके एरोसोल के उदाहरण हैं। फिर आज का जो सवाल है जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आपका प्रश्न है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन है? ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 0.003%, ऑप्शन सी 0.03% या ऑप्शन डी 3%। तो आप सभी लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन पाई जाती है। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।